हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीआरपीसी के वन लाइनर्स। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 1 से लेकर 105 तक के सेक्शंस। ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को हमने प्रिपेयर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कौन कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने इन बातों का भी ध्यान रखा है कि जो आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जिन एरिया से पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे वहाँ से अब कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास से आपको पीटी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ साथ ये क्लास आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम 30 मिनट के अंदर 105 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप ये सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो फिर आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, बट अगर आपने इन सेक्शंस को पहले से कवर नहीं किया हुआ है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको इन सेक्शंस को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस क्लास के बाद इन सारे सेक्शंस का आपको एक क्लियर माइंड मैप होगा। आप इन सेक्शंस के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, इन सारे सेक्शंस के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सीआरपीसी फोर्स में कब आया था। तो 1 अप्रैल 1974 को आया था। ये डेट आप याद रख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी एक्ट का कमेंसमेंट डेट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी एक्ट के कमेंसमेंट डेट्स को याद रख लो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने सेक्शंस और कितने चैप्टर्स हैं इसमें, तो इसके 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं, तो आप ये भी याद रखो। और फिर जो नेक्स्ट आता है कि ये सीआरपीसी एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, तो ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद से जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो चुका है। उससे पहले जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, बट अभी भी ये कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं है और कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पूरा सीआरपीसी वहाँ पे ऐसा नहीं कि एप्लीकेबल नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। तो चैप्टर 8 बात करता है सिक्योरिटी फॉर पीस कीपिंग, जो कि सेक्शन 106 से 124 तक दिया हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है आपका चैप्टर 10, जो कि सेक्शन 129 टू 148 तक है, और चैप्टर 11 149 टू 153 तक है। ये आपका प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस है। तो ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये नागालैंड और उनके अदर ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज पूरा सीआरपीसी उन एरियाज पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है कि सीआरपीसी हमारा फॉल किस लिस्ट में करता है, तो ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे एमपी के स्टेट्स में कि जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है कौन से लिस्ट में फॉल करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। इसको स्टेट गवर्नमेंट भी अमेंड कर सकती है। अब फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज कहाँ दिए गए हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंडर मिलेगा। फर्स्ट शेड्यूल में ही आपको बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इसमें भी क्लासिफिकेशन 2 तरीके से की गई है, एक आईपीसी के रिगार्डिंग, एक सीआरपीसी, एक अदर लॉज के रिगार्डिंग। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन 1 बात करता है वो आईपीसी के रिगार्डिंग बात करता है, और क्लासिफिकेशन 2 जो बात करता है अदर लॉज की बात करता है। तो अदर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस लॉ में उसको अगर मेंशन किया हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये डील किया जाएगा। बट अगर वो वहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड है तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो ऑफेंसेज जो 3 साल से कम पनिशेबल हैं वो बेलेबल ऑफेंसेज होंगे, बट 3 साल से ज़्यादा के जो ऑफेंसेज पनिशेबल हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के अंडर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेलेबल ऑफेंसेज क्या होते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 2A के अंडर डिफाइंड है। तो बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल डिक्लेयर्ड किए गए हैं। तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल डिक्लेयर किए गए हैं ये सिर्फ आईपीसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अदर लॉज के रिगार्डिंग वो उस लॉ में मेंशन किया गया है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर हम क्लासिफिकेशन 2 में आते हैं, और उस क्लासिफिकेशन 2 में जैसे हमने अभी बताया आपको कि बताया हुआ है कि अगर 3 साल से कम जो भी ऑफेंस पनिशेबल है तो फिर वो बेलेबल ऑफेंस होगा।
अगर 3 साल से ज़्यादा ऑफेंस पनिशेबल है तो फिर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो वो सारे ऑफेंसेस जो बेलेबल नहीं हैं वो नॉन बेलेबल हो जाते हैं। तब इनमें डिफरेंस क्या है, क्या बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलेगी और नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट अगर चाहे तो उसे कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे बेल दिया जा सकता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे बेल नहीं दिया जाना चाहिए इस अक्यूज्ड को, तो फिर वो कोर्ट वहाँ पे बेल नहीं अलाउ करेगी। बट बेलेबल ऑफेंसेज में कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे बेल नहीं दिया जाना चाहिए, बट फिर भी अगर बेलेबल ऑफेंस है तो भी अक्यूज्ड एज अ राइट उसको क्लेम कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेज क्या है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंसेज होते हैं जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। तो अब ये कहाँ दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो इसके लिए भी हमें फर्स्ट शेड्यूल में जाना होगा। वहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये सेक्शन 2C के अंडर डिफाइंड है और इसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये सेक्शन 2L में डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कंप्लेंट क्या होता है। तो कंप्लेंट वैसे एलिगेशंस होते हैं जो किसी पर्सन के द्वारा किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए जाते हैं। वो या तो रिटन में हो सकते हैं या फिर ओरल में हो सकते हैं। अगर वो ओरल में है तो मजिस्ट्रेट उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि कंप्लेंट जाएगा किसके पास? क्या पुलिस ऑफिसर के पास हम कंप्लेंट कर सकते हैं? तो पुलिस ऑफिसर के पास हम कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते। अगर कोई किसी ऑफेंस का कंप्लेंट हम पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाते हैं, वो उसको नोट करता है, वो एज FIR ट्रीट होती है, ना कि कंप्लेंट। कंप्लेंट हम सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास लॉज करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट हम कंप्लेंट करा सकते हैं। क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने चाहिए या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए? तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। किसी भी ऑफेंस का आप मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और उस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो अगर जो पुलिस कोई किसी FIR के बेसिस पे अपना रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को, तो उसको कंप्लेंट के अंडर इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट इसका भी एक कैच दिया हुआ है सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में। इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले उसे लगता है कि ये जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो ऑफेंस था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? वो अपना पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट करेगा, मजिस्ट्रेट उसको एज ए कंप्लेंट रिसीव करेगा, ना कि एज ए पुलिस रिपोर्ट। और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होगा वो कंप्लेनेंट रेट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है समन्स केस क्या होते हैं। तो ये सेक्शन 2X में डिफाइंड है। ये सेक्शंस नंबर आप याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में। डायरेक्ट ऐसे सेक्शन नंबर पूछ लेंगे। तो ऐसे हर स्टेट में ऐसे 5-10 क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड होते हैं। आपको सेक्शन नंबर पता होने चाहिए। तो वारंट केस आपको 2X में डिफाइंड मिलेगा। तो वारंट केस केसेज होते हैं। तो वारंट केस वैसे केसेज होते हैं जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा से पनिशेबल है कोई ऑफेंस के लिए। अगर 2 साल से कम से पनिशेबल है तो वो समन्स केस हो जाएगा, जो कि 2W में डिफाइंड है। अगर 2 साल से ज़्यादा पनिशेबल है तो फिर वो वारंट केस हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि विक्टिम क्या है। तो विक्टिम हमारा वो पर्सन होता है जिसने कोई सफ़र किया है लॉस या फिर इंजरी, जो अक्यूज्ड के एक्ट या फिर ओमिशन से हुआ है। सिर्फ लॉस या इंजरी सफ़र करने से वो विक्टिम नहीं बन जाता है। उस अक्यूज्ड के एक्ट या फिर ओमिशन से उसने अगर सफ़र किया तो फिर वो विक्टिम के अंडर इंक्लूड किया जाएगा। तो विक्टिम के और कौन कौन हो सकते हैं? तो उसके लीगल एयर्स हो सकते हैं, उसके गार्जियन हो सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 2U में डिफाइंड है। अब इसका अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 24 के अंडर में। तो सेक्शन 24 के अंडर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो सकता है? तो वो पर्सन जिनके 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो उनका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉट लेस देन 7 ईयर होना चाहिए।
तो अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो सकता है? तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जिसके प्रैक्टिस किया है नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ये भी आपको सेक्शन 24 के अंडर ही मिलेगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशल एक्ट केस के लिए या फिर स्पेशल रीजन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया। तो इन सारे केसेस के लिए अगर कोई जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो किस सेक्शन के अंडर अपॉइंट होता है? तो फिर सेक्शन 25 के अंडर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। तो इसको अपॉइंट कौन कर सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो करते क्या हैं? तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। क्रिमिनल केस में कोई भी केस होता है, एक पार्टी जो होती है और दूसरा किसी स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे, और जो कोई रॉन्ग होता है वो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है। तो फिर अब यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी आ जाती है कि अगर किसी पर्सन ने कोई रॉन्ग कमिट किया है तो फिर उसको अरेस्ट करे और फिर उसको प्रोसिक्यूट कराए। तो यहाँ पे अपनी स्टेट अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा होता है, इसलिए वो केसेज स्टेट के अगेंस्ट होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होता है सेक्शन 25A के अंडर में। तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो पूरे जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं उनका हेड होता है, और वो पूरे स्टेट में उसको कंट्रोल करता है। वो एज एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और उनको कंट्रोल करता है कि पूरे स्टेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे एक्ट करने वाले हैं, कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कौन से केसेस जाने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटेंसेज के ऑथराइजेशन पे या फिर कॉम्पिटेंसी टू पास सेंटेंस। तो हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये आपको मिलेगा सेक्शन 28 के अंडर। तो हाई कोर्ट कैन गिव एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। वहीं हम सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की कॉम्पिटेंसी देखें तो वो भी एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट कैच यहाँ पे है कि डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। तो जो डेथ सेंटेंस होगा वो हाई कोर्ट से उसको कन्फर्मेशन लेना होगा, उसके बाद ही वहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को रिफ्यूज कर देती है तो फिर उस अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असिस्टेंट सेशन जज की क्या कॉम्पिटेंसी है पनिशमेंट के रिगार्डिंग। तो असिस्टेंट सेशन जज अप टू 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। वहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अप टू 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन अनलिमिटेड दे सकता है। ये आपको सेक्शन 29 में मिलेगा। हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, इनकी कॉम्पिटेंसी टू पनिश दी हुई है आपको सेक्शन 28 के अंडर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनकी जो कॉम्पिटेंसी दी हुई है आपको मिलेगी सेक्शन 29 के अंडर में। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट है अप टू 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट देने के लिए। वहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अप टू 3 ईयर्स टू इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन अप टू ₹10,000 दे सकता है, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास अप टू 1 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन ₹5,000 तक की दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर किसी अक्यूज्ड को फाइन लगाया गया और वो फाइन नहीं पे करता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो फिर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो वो अक्यूज्ड है उसको इम्प्रिजनमेंट में डाला जा सकता है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो अब उसको कितने दिन तक के लिए इम्प्रिजनमेंट में डाला जा सकता है? तो फिर वो उसको डाला जा सकता है 1/4 के लिए। 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू गिव। अब जैसे यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स देने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो फिर अगर कोई अक्यूज्ड है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर उसको अप टू 9 मंथ्स तक के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो सब्सटैंटिव पनिशमेंट के साथ चलेगा या फिर वो एडिशन में होगा। तो ये इसका आंसर आपको सेक्शन 30 क्लॉज 2 में मिलता है। इसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट होगा वो इन एडिशन होगा। अगर यहाँ पे अक्यूज्ड को 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हुई है तो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट अप टू 9 मंथ्स की है तो फिर उसकी टोटल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 3 ईयर्स 9 मंथ।
नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 बात करता है कि जो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो अब कब कर सकता है? जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के द्वारा एक वारंट चाहिए होता है, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकता है। बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के वो किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल केस में। तो अरेस्ट के रिगार्डिंग 2-3 केस लॉज हैं जिसको आप याद रखो क्योंकि पूछे जाते हैं। उसमें है सबसे पहले ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सेकेंड है जोगिंदर कुमार, वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, थर्ड है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, फोर्थ है डीके वासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये जो अरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ केसेज हैं, लैंडमार्क केस हैं, इनको आप याद रखना। फिर हमने एक केस ऊपर मिस कर दिया विक्टिम में। तो विक्टिम का एक लैंडमार्क केस है मल्लिका अर्जुन कोडागली वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये विक्टिम के रिगार्डिंग लैंडमार्क केस है। इस केस में बताया गया था विक्टिम कौन होता है, विक्टिम कब अपील में जा सकता है, विक्टिम्स के क्या राइट्स वगैरह हैं, ये इस केस में डिस्कस किए गए थे। ये 2018 का जजमेंट है। मदन बी लोकुर जस्टिस थे जिन्होंने इस जजमेंट को पास किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हर केस में जो पुलिस ऑफिसर है वो उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करेगा ही? तो ऐसा इसका आंसर मिलेगा आपको सेक्शन 41A के अंडर में। सेक्शन 41A बोलता है कि अगर किसी अक्यूज्ड को आपको अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं लग रहा है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ उसको एक नोटिस दे के छोड़ दोगे और उस नोटिस के बेसिस पे आप उसको अपने सामने अपीयर होने के लिए बोल सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरेस्ट करने के टाइम पुलिस ऑफिसर को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सेक्शन 41B बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की, कौन मेमो तैयार करना होता है, जो अक्यूज्ड है उसको ग्राउंड्स वगैरह बताना होता है। उसके साथ साथ उसके अगर वो किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बताने की बात कर रहा है तो उसके मेंशन फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि पुलिस कंट्रोल रूम हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे उसको क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है अगर किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसको अरेस्ट करने के बाद वो उसको इंटरोगेट करती है, तो उस इंटरोगेशन के दौरान वो अपने एडवोकेट्स का हेल्प ले सकता है, बट वो पूरे इंटरोगेशन के दौरान वो अपने एडवोकेट का हेल्प नहीं ले सकता है, बट कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो अपने एडवोकेट का हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अगर कोई अक्यूज पुलिस के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि उसको अरेस्ट विदाउट वारंट कर सके। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? वो क्या वहाँ खड़ा रह के देखते रहेगा उस ऑफेंस को कमिट होते हुए? तो ऐसा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि उस अक्यूज का नेम, एड्रेस, रेसिडेंस सारी डिटेल्स मांग सकता है और वो जो अक्यूज है अगर उसको देने से मना करता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में उसको अरेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है? तो हाँ, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट कब कब अरेस्ट कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 के अंडर अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम इसको अरेस्ट करके यहाँ पे लेके आओ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट कर रहा है, अगर वो अपने जुरिडिक्शन के अंडर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो फिर वो उसको एज ए मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। बट क्या वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर अगर वो अरेस्ट कर रहा है तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या वो एज ए मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे वो एज ए प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है बट नॉट एज ए मजिस्ट्रेट। अगर अपने जुरिडिक्शन से बाहर है तो फिर वो वहाँ पे एज ए प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 45 पे। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग किसी भी आर्म्ड पर्सनल्स को कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। वो
अगर वो अरेस्ट करना चाहता है तो फिर उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्रायर कंसेंट लेना होता है। तो वो कब अरेस्ट नहीं कर सकता है? जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में है। जब वो अगर ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं है तो वो एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन है, फिर ऐसे सिचुएशन में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। बट जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में है तो फिर आप उसको नहीं अरेस्ट कर सकते हो जब तक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट हम आते हैं वुमेन्स को अरेस्ट करने के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। तो किसी भी वुमेन को अरेस्ट करने से पहले वहाँ पे एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, वो उसको अरेस्ट करेगी। उसके साथ साथ किसी भी वुमेन को सनसेट के बाद नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेके उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है कि जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोविज़न है। तो इसके लिए आपको एक गाइडलाइंस दी गई थी दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में गाइडलाइंस दी गई थी कि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले आपको कंसेंट लेना होता है। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट लेना होता है और उसकी डिटेल्स गाइडलाइंस हम इसको जब मेंस की क्लास करेंगे तब इसमें डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन से केस में ये गाइडलाइंस आई थी, तो ये आप इस केस का नाम याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो फिर उसको बताना कंपलसरी है कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है तो फिर उसको अपना राइट बताना होगा कि तुम्हारे पास बेल का राइट है, तुम अपना बेल ले सकते हो। अगर वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है तो फिर उसको बताना होगा कि तुम्हारे पास एक राइट है कि तुम चाहो तो किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को बुला सकते हो, उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है। और अगर इस प्रोसीजर को पुलिस ऑफिसर नहीं फॉलो करता है तो फिर वो इलीगल डिटेंशन माना जाएगा और उसके अगेंस्ट उसके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और उस इलीगल डिटेंशन के लिए आप हेवियस कॉर्पस की रिट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 53। सेक्शन 53 बात करता है कि एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन की बात करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो अब ये जो एग्जामिनेशन होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर होगा। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मिल सकता है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के, तो फिर वो करा सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 53A बात करता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो रेप अक्यूज्ड है उसका कंपलसरी एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर हमारा सेक्शन 54 आ जाता है। सेक्शन 54 में मेडिकल ऑफिसर से एग्जामिनेशन की बात करता है। अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ऊपर दो जो सेक्शन है सेक्शन 53 एंड 53A, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे हो रहा है, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हो रहा है। जबकि सेक्शन 54 के अंडर जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है ये अक्यूज्ड का राइट है। यहाँ पे अक्यूज्ड का सेफगार्ड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब वो अरेस्ट होके आएगा तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको फिट कंडीशन में है या नहीं है, जैसे भी कंडीशन में उसका रिपोर्ट देगा। और उसके साथ अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने कोई उससे टॉर्चर तो नहीं किया है उसके बाद एग्जामिन किया जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, इसके लिए यहाँ पे उसको एक सेफगार्ड दिया गया है सेक्शन 54 के अंडर। जबकि सेक्शन 53 के अंडर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस कलेक्ट किया जा सके उसका एग्जामिनेशन होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर सेक्शन 54A बात करता है TIP की, जो कि सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकता है कि उसकी TIP कराओ। जब पुलिस ऑफिसर इसको रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट से TIP कराने के लिए तभी उसको कमांड किया जा सकता है। और सेकंड कि जो अक्यूज्ड है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है TIP के लिए। अगर अक्यूज्ड TIP के लिए अग्री नहीं हो रहा है तो फिर मजिस्ट्रेट उसको फोर्स नहीं कर सकता है, बट वहाँ पे एडवर्स इन्फ्लुएंस ले सकता है उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है कि किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के विदिन 24 आवर्स आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। तो विदिन 24 आवर्स में जो टाइम है जर्नी का, कि अगर किसी और एरिया से उसे आप अरेस्ट करके लेके आ रहे हो और आपको जर्नी में 36 घंटे लग गए,
तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ये जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो टाइम अदर टाइम बचता है जर्नी के अलावा उसके 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना होता है। या फिर दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको किसी और एरिया से किसी और एरिया में उसको किसी अक्यूज को लेके जाना है, तो फिर आप उस मजिस्ट्रेट के उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास जाओगे और ट्रांजिट रिमांड ले लोगे। ट्रांजिट रिमांड वो होता है कि आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस अक्यूज को यहाँ से वहाँ तक लेके जाने के लिए मजिस्ट्रेट से एक रिमांड ले सकते हो, और फिर उसको विदिन 24 आवर आप उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ जो आपके लोकल जुरिडिक्शन में फॉल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो अगर भाग जाता है पुलिस के कस्टडी से, तो फिर क्या होगा, तो फिर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि उसको परस्यू कर सकता है और इंडिया में कहीं भी उसको परस्यू कर सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ अपने एरिया में करे, अगर वो उसके कस्टडी से भागा है तो पूरे इंडिया में उसके पीछे कहीं भी जा सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये तो हमने देख लिया अरेस्ट की बातें। अब हम आ जाते हैं समन्स पे। तो जो समन होता है वो राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए और साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो यानी जज के द्वारा साइन होना चाहिए और कोर्ट का उस पर सील लगा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो फिर उसको वैलिड समन नहीं माना जाएगा, समन नॉट ड्यूली सर्व्ड। तो और समन किसके द्वारा सर्व किया जा सकता है, बाय पुलिस ऑफिसर और बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जो कोर्ट का ऑफिसर है वो, या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट है, उसके द्वारा भी समन्स को सर्व किया जा सकता है। तो मेनली जो समन्स सर्व होते हैं कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वही सर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को अगेंस्ट समन्स सर्व करना है तो फिर किसको करेंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसके सेक्रेटरी को कर सकते हैं, लोकल मैनेजर को कर सकते हैं, या फिर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो हैं, जो मेन ऑफिसर हैं उस कॉर्पोरेशन को, उसको कर सकते हैं, या फिर उस जो कॉर्पोरेशन है उसका जो मेन ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर जो इंडिया में मेन ऑफिसर है उस ऑफिसर को आप समन सर्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर जो अक्यूज्ड है, जिस पर्सन के अगेंस्ट समन इशू हुआ है, वो अक्यूज्ड नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो जो समन है उसके फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है। अगर उस फैमिली मेंबर को दिया जाए तो उसको माना जाएगा समन ड्यूली सर्व्ड। बट इसमें भी एक कैच है कि जो वो मेंबर होना चाहिए अडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए। अगर कोई फीमेल को अगर आप समन सर्व करके आ जा रहे हो तो उसको नॉट ड्यूली सर्व माना जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि अगर आप किसी को समन सर्व करने जा रहे हो, वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट उसका कोई गेस्ट आया हुआ है उसके घर पे, और उस गेस्ट को आप समन सर्व करके आ जाते हो, तो भी उसको ड्यूली सर्व नहीं माना जाएगा। जो पर्सन है वो ऑर्डिनरली उसके साथ रहता है, उसको माना जाएगा कि आपने समन सर्व किया है। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर्वेंट तो हमेशा अपने मालिक के साथ रह रहा है, तो क्या उसको काउंट किया जाएगा एज ए फैमिली मेंबर? तो फिर यहाँ पे सर्वेंट को एज ए फैमिली मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप सर्वेंट को भी समन सर्व करके आते हो तो भी समन नॉट ड्यूली सर्व्ड। अब इनमें से किसी भी तरीके से समन को नहीं सर्व किया जा रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? तो उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो समन को उसके घर के सामने चिपका के आ जाए, किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ से हर किसी को दिखे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि समन वैसे पर्सन को सर्व करना है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो फिर उस ऑफिस का जो हेड है उसको आप समन भेज सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, शैल बी साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। तो अभी तक हमने देखा समन्स की बातें, अब वारंट पे आ जाते हैं। तो वारंट कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए और कोर्ट का उस पर सील लगा होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने समन्स में देखा, यहाँ पे डुप्लीकेट में होना चाहिए, समन्स डुप्लीकेट में होना चाहिए, बट वारंट के साथ ऐसा नहीं, वारंट ओरिजिनल में ही होना चाहिए। आप डुप्लीकेट वारंट लेके अरेस्ट करने नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि वारंट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, या फिर अदर पर्सन या जो मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर कर दे कि हाँ तुम इस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आओ, तो उसके द्वारा भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अब जो वारंट इशू है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो ये जो वारंट है किसी भी प्लेस में इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा सकता है।
जरूरी नहीं है कि जिस मजिस्ट्रेट ने इशू किया है सिर्फ उसके लोकल एरिया में किया जाएगा। इंडिया के किसी भी प्लेस में आप उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब अगर कोई पर्सन है, समन्स इशू हुआ, समन पे नहीं है, वारंट इशू हुआ, वारंट पे भी उसको नहीं खोजा जा रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसको एज ए प्रोक्लेम्ड ऑब्सकॉन्डर घोषित कर दिया जाएगा। वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाएगा, वहाँ से वो फरार है ऐसा घोषित कर दिया जाएगा। वो ये तो हमने देखा कि अगर कोई अक्यूज्ड अपीयर नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा। बट अगर वो प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा है तो फिर वो प्रोक्लेमेशन कैसे इशू होगा, तो प्रोक्लेमेशन इशू होगा तो वो पब्लिश किया जाएगा। पब्लिकेशन के साथ साथ उसमें ये भी मेंशन किया जाएगा कि तुमको इस डेट को अपीयर होना है कोर्ट में, और जो डेट ऑफ अपीयरेंस होगी नॉट लेस देन 30 डेज, तो उसको मिनिमम 30 दिन का टाइम देना होगा। आप 30 दिन के पहले उसको कोर्ट में नहीं बुला सकते हो, या फिर जहां भी उसे अपीयर होना है उस 30 दिन से पहले नहीं बुला सकते हो। कम से कम 30 दिन का टाइम उसको देना होगा। अब अगर प्रोक्लेमेशन होने के बाद भी जो अक्यूज्ड है वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फिर उसका प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी। अब तो क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट दोनों साथ साथ हो सकती है? तो फिर इसका आंसर है कि हाँ, ऐसे एक्सेप्शनल केसेज में हो सकती हैं, बट जरूरी नहीं कि सारे, जनरली ऐसे तो नहीं होती हैं कि दोनों अलग अलग ही होती हैं इन प्रैक्टिस। बट ऐसे लगता है कि मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को बताता है कि ये जो अक्यूज्ड है अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, तो अब उसका जो अपीयरेंस है उसको सिक्योर करने के लिए उसके जो भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाना चाहिए। तो फिर ऐसी सिचुएशन मजिस्ट्रेट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर कोई जो लैंड है वो रेवेन्यू उससे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो फिर उसका अटैचमेंट कौन करेगा, तो उसका अटैचमेंट कलेक्टर करता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो अब अटैचमेंट हो गई तो फिर इसके पास क्या रेमेडी है। अब एक पर्सन की लैंड है, अब यहाँ पे ये एक लैंड है, यहाँ पे 4 भाई हैं, तो चारों का ये एक एक शेयर वैसे तो है, बट इनने अभी तक डिवाइड नहीं किया है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में पूरा लैंड को तो अटैच कर दिया गया। अब ए के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन हुआ है, बी सी डी के अगेंस्ट नहीं हुआ है, तो फिर बी सी डी के पास क्या रेमेडी रह जाती है, तो फिर ये बी सी और डी तीनों ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस अटैचमेंट के अगेंस्ट में, और इस अटैचमेंट को अपना इंटरेस्ट वो बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी भी प्रॉपर्टी है, इसमें उसका सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं किया जाए। यहाँ पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगी, बट अगर नहीं सेटिस्फाई होती है तो फिर उनके पास क्या रेमेडी है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और सूट वो कितने दिन में इंस्टीट्यूट करेंगे, तो विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर वो अपने सूट इंस्टीट्यूट करके और अपने क्लेम को, अपने जो भी क्लेम है उसको वहाँ पे कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो पर्सन है वो अपीयर हो जाता है, जो जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुई है वो अपीयर होता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, तो फिर वो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकती है। बट क्या इसका कोई टाइमलाइन है कि वो कितने दिन में उसको अपीयर होना है, तो उसको अपीयर होने मिनिमम 2 ईयर्स के अंदर, अगर वो 2 ईयर्स के अंदर अपीयर नहीं होता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता है। अगर वो 2 ईयर्स के अंदर वो अपीयर हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ने सेल कर दी है तो फिर उसको सेल अमाउंट मिल जाएगा, बट अगर सेल नहीं हुई तो उसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कोर्ट समन्स के बदले वारंट कब इशू कर सकती है। तो जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट समन इशू हुआ, वो समन को नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वारंट इशू कर सकती है। या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है जो अक्यूज्ड है वो समन को ओबे नहीं करने वाला है, वो डिसओबे करके वहाँ से फरार हो जाएगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे वारंट इशू कर सकती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है सेक्शन 91। तो सेक्शन 91 बात करता है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन के पोजीशन में है तो कोर्ट फिर उसको ऑर्डर कर सकते हैं तुम इस डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट में अपीयर हो। लेकिन ये जो सेक्शन 91 है अक्यूज्ड पे अप्लाई नहीं होती है, ये सिर्फ अदर पर्सन्स पे अप्लाई होती है। तो कोर्ट के पास ऑप्शन है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड, इसमें कोई फ्रॉडरी की गई है
या फिर डॉक्यूमेंट इलीगल तरीके से एक्वायर्ड किया गया है या फिर इलीगल डॉक्यूमेंट है, तो फिर उसको कोर्ट वहाँ पे इम्पाउंड भी कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है कि जो जिस पर्सन को यहाँ पे समन इशू है कि उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जरूरी नहीं है वो खुद आए, वो किसी और के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करा सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसको ऑर्डर कौन कौन कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर कौन करता है। तो इसको तो जो भी मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है उस ट्राई करने के लिए, वो उसको सर्च वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो ऑर्डर कर सकता है। बट इन केस ऑफ टेलीग्राफ अथॉरिटी और पोस्टल अथॉरिटी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं, और कोई मजिस्ट्रेट इसको ऑर्डर करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इन दोनों को समन इशू करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 97 पे। सेक्शन 97 एक हेवियस कॉर्पस टाइप प्रोविजन है। इसमें भी अगर कोई पर्सन मिसिंग है या फिर अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया इलीगली, तो फिर ऐसे सेक्शन 97 के अंडर में मजिस्ट्रेट उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 98। सेक्शन 98 बात करता है कि अगर कोई फीमेल है और उसको अबडक्ट किया गया था या फिर किडनैप किया गया था, तो फिर उस जो अबडक्टेड फीमेल है और उसको पुलिस ने रिकवर कर लिया है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उसको रिलीज करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो जो अगर उसका कोई माइनर है तो उसके गार्जियन को उसको हैंड ओवर करेगी। अगर वो माइनर नहीं मेजर है तो फिर उसके विल पे उसको छोड़ दिया जाएगा। बट सेक्शन 98 के अंडर में उसका रिस्टोरेशन इंश्योर किया जाता है। फिर 100 आ जाता है सेक्शन 100 बात करता है कि अगर कोई सर्च वारंट इशू हुआ है, सर्च हो रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, और वो जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे वो रिस्पेक्टेबल मेंबर होने चाहिए उस सोसाइटी के, और उसके साथ सर्च मेमो पे उनका साइन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर है अगर कोई सर्च कंडक्ट कर रहा है तो उसको सीज करने का पावर है उस प्रॉपर्टी को। अगर वो किसी चीज़ का सर्च कर रहा है तो उसको सीज भी कर सकता है। और ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट अपने प्रेजेंस में कब सर्च करा सकता है। तो ये सेक्शन 103 के अंडर में सर्च करा सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट करा सकता है? तो एनी मजिस्ट्रेट। ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका है कि किस मजिस्ट्रेट के पास पावर है। वहाँ पे आपको CJM, JMFC या फिर एनी मजिस्ट्रेट, EM ऐसा कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है, तो आप कोई और मजिस्ट्रेट का आंसर करके नहीं आना। तो आज की क्लास पे इतना ही पे रोकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सेक्शन 106 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।